सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आशा है स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने घर में अपने बड़ों की सहायता कर रहे होंगे छोटे मोटे कार्यों में। गर्मी की छुट्टियां कैसी भी थी? आशा है अच्छी बीती होंगी। हाँ, हर वर्ष जैसी नहीं रही होंगी, फिर भी चले अब छुट्टियों के बाद के पढ़ाई आरंभ करते हैं और आगे की पाठों पर चलते हैं। तो चलें, देखते हैं। हम अगला कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? अगला हमारा पाठ होगा दोस्त की पोशाक। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि मैम 1, 2, 3 के बाद सीधे 5 पे पहुंच गई, चौथा पाठ कहाँ चला गया? चौथा पाठ हम इस वर्ष नहीं पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में नहीं रहेगा। इस बार कोरोना की वजह से कुछ पाठों की संख्या कम कर दी गई है। तो आपके वैसे तो पुस्तक में पूरे 14 पाठ हैं, हर वर्ष हम सभी पाठ पढ़ते हैं, किंतु इस वर्ष हम इनमें से कुछ पाठों की संख्या कम कर दिए हैं। आपके 3 पाठ नहीं है और हम सिर्फ 11 पाठ पढ़ेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं पाठ संख्या 1, 2, 3, फिर चौथा नहीं है, 5, 6, 7, पहले हम 9 पढ़ लेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे और 10 और 11 पाठ नहीं है। तो ये 2 पाठ हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं और 1 पाठ यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप सब पुस्तक लेकर बैठे हो तो आप उस पर निशान लगा लें, चिन्ह अंकित कर लें कि कौन कौन से पढ़ेंगे। अब जो पाठ हम कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो हमें पढ़ना नहीं है, आपके पुस्तक में है, आप जानने के लिए पढ़ें, उसे जरूर पढ़ें। स्वाध्याय के लिए सेल्फ रीडिंग जिसे कहते हैं वैसे पढ़ें आप। किंतु हम अब पढ़ेंगे दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक किसकी कथा है? सही पकड़े, मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला नसरुद्दीन कौन थे? वो एक विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। अपनी हाजिर जवाबी के लिए, अपनी चतुराई के लिए, वाक्पटुता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे आपके देश में है ना बीरबल, तेनालीराम, ये लोग अपने हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बीरबल से जैसे उनकी चतुराई से बादशाह अकबर प्रसन्न रहा करते थे और हर समस्या के समाधान के लिए उन्हें बुलाया करते थे। तेनालीरामा के प्रति राजा कृष्णदेव राय की आसक्ति थी, उसी तरह से मुल्ला नसरुद्दीन भी थे। ये भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तुर्की के। ये तुर्की के रहने वाले थे, ऐसा कहा जाता है। तुर्की में एक जगह है, एक स्थान है और तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब? 1208 में। आप कक्षा 3 में हिंदी की गिनती लिखना, पढ़ना और बोलना सीखे हैं, तो आप पहचानिए अंकों को, 1, 2, 0 और 8। तो ये हो गया 1208। 1208 में ये पैदा हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि 1237, 1, 2, 3 और 7, 1237 में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। तो इतने कम वर्षों में इन्होंने इतनी प्रसिद्धि पूरे विश्व में प्राप्त की। सब इनको, इनकी चतुराई के लिए इनका लोहा मानते हैं और ये अपने विरोधियों से लड़ाई करके नहीं, उनको हराया करते थे। ये अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानी, अपनी हाजिर जवाबी से उनको सबक सिखाते थे, शिक्षा देते थे और ऐसा सबक सिखाते थे कि वो आजीवन उसे याद रखते थे, इनके विरोधी। तो ये उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग है आपका प्रस्तुत पाठ। ऐसा कहा जाता 300-350 प्रसंग, कहानियां, किस्से उनसे जुड़े हुए हैं और सभी किस्से और कहानियां हमें आनंद देने के साथ साथ शिक्षा भी देते हैं। तो प्रस्तुत कथा भी, प्रस्तुत कहानी भी, प्रस्तुत पाठ भी इसी क्रम में है। तो अब हम चलेंगे अपने पाठ की ओर। आपके पाठ का नाम क्या है?
दोस्त की पोशाक, दोस्त मित्र, पोशाक इसे हिंदी में कहा जाता है परिधान, इंग्लिश में कहा जाता है ड्रेस। ये पोशाक शब्द जो है ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये उर्दू का शब्द है। हमारे हिंदी में विदेशी भाषाओं के, दूसरे भाषाओं के बहुत से शब्द आए हुए हैं और वो अपने उसी रूप में बोले जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता है कि हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं, कुछ और भाषा भी बोल रहे हैं। तो पोशाक उसी क्रम में है। इस पाठ में बहुत से आगत शब्द, आगत मतलब आए हुए, कहीं ना कहीं से आए हुए, तो कहाँ से आएंगे? दूसरी भाषाओं से आएंगे। जैसे हम आप दूसरे शहर से आते जाते हैं तो शब्द है, तो वो कहाँ से आएंगे? उनका घर कोई ना कोई भाषा होगी, तो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। विशेषकर उर्दू के रहते, उर्दू, फारसी, अरबी के या अंग्रेजी के रहते हैं, तो इनके उच्चारण के लिए हम उनका उच्चारण शुद्धता पूर्वक हम कर सके उसी भाषा के अनुरूप, तो उसके लिए हम कुछ मात्राएं लगाते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। उर्दू फारसी के शब्दों में नीचे बिंदी लगती है, उसे नुक्ता कहा जाता है। अंग्रेजी के शब्दों में हम अर्ध चंद्र लगाते हैं, आधा चांद बिना बिंदी वाला। इस प्रकार से इस पाठ में आगत शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। तो इस पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक, यानी जो नसरुद्दीन साहब उनके दोस्त के ड्रेस को लेकर, पोशाक को लेकर ही पूरी चर्चा इस पाठ में की गई है। तो इस कहानी को आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिनके पास पुस्तक है कई बार पढ़े होंगे, लेकिन जिन्होंने किसी कारणवश नहीं पढ़ा इसे, तो आप पहले मुझे सुने, उसके बाद इस पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ें। उसके बाद ये कथा, ये कहानी, ये किस्सा आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, आत्मसात कर लेंगे आप इसे, और फिर इसमें से कुछ भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। कक्षा में भी तो मैं पहले आपको कथा सुनाती हूँ, उसके बाद आप उसका वाचन करते हैं। अब चूंकि आप मेरे समक्ष वाचन नहीं कर सकते हैं, तो आप स्वयं वाचन कर लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे छात्र ऐसा अवश्य करेंगे। तो कथा इस प्रकार है। नसरुद्दीन साहब के एक मित्र थे, उनका नाम था जमाल साहब, के बहुत पुराने मित्र थे। एक बार वो मिलने आए नसरुद्दीन साहब से, बहुत सालों की बात। अब आप सोच रहे होंगे दोस्त थे तो इतने सालों के बाद क्यों मिलने आए? भाई तब के जमाने में आज जैसा आवागमन का साधन सुलभता से, आसानी से प्राप्त नहीं होता था, ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोग ज्यादातर पैदल चला करते थे। आज की तरह नहीं, आपकी इच्छा हुई, दूरी कितनी उस हिसाब से आपने ट्रेन पकड़ ली, बस पकड़ ली, हवाई जहाज पकड़ ली, अपनी कार से चले गए। तब ऐसा नहीं था। लोग ज्यादा से ज्यादा बैलगाड़ी या किसी पशु का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए, नहीं तो पैदल ही ज्यादातर लोग चला करते थे। तो ऐसी स्थिति में कई कई बरस बीत जाते थे एक दूसरे से मिलने में। तो इसी कारण जमाल साहब भी बहुत दिनों के बाद आए मिलने नसरुद्दीन साहब से। नसरुद्दीन साहब अपने दोस्त को बहुत खुश हुए, अरे वाह मेरा दोस्त आ गया। जैसे आपके मित्र आपसे मिलते हैं तो आप खुश होते हैं ना, उसी तरह वो भी खूब खुश हुए, खूब उनका स्वागत सत्कार किए, खूब बातचीत की, उनसे पूछा उनका हाल चाल कि वो कैसे हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं, क्या करते हैं, उनके घर की हालात कैसे हैं। सब जब खूब गपशप कर ली, उनके बारे में जान लिया, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मित्र को अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से मिला दूं, अपने मोहल्ले में घुमा दूं। उन्होंने अपने मित्र से कहा चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, मैं अपने पड़ोसियों से मिलवा देता हूँ, अपने मित्रों से मिलवा देता हूँ यहाँ के तुम्हें। लेकिन ये बात सुनते ही जमाल साहब तो दुखी हो गए बिल्कुल, बोले नहीं मैं घर पे ही ठीक हूँ। नसरुद्दीन साहब बोले क्यों, तुम नहीं चाहते हो कि तुम मेरे पड़ोसियों से मिलो? बोले नहीं वो बात नहीं है, ऐसा है कि मेरे कपड़े बहुत मामूली हैं, सामान्य से हैं, और ऐसे कपड़ों में मैं तुम्हारे पड़ोसियों से, मित्रों से मिलूं तो क्या सोचेंगे कि कितना गरीब है, इसके पास कपड़े तक नहीं है ढंग के पहनने को, इसलिए रहने दो, मैं यही ठीक हूँ। नसरुद्दीन साहब उनकी समस्या समझ गए। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, अरे इतनी सी बात मेरे पास है
कपड़े, तुम देख लो, उसमें जो तुम्हें अच्छे लगे वो तुम पहन लेना। फिर नसरुद्दीन साहब ने अपने ढेर सारे जो भी वस्त्र थे लाए, खोले, दिखाए अपने मित्र को, और उसमें से एक बहुत ही भड़कीली भड़कीली मतलब चमकीली, रंग बिरंगी, आकर्षक, सुंदर एक अचकन लेकर आए और बोले, देखो मित्र, ये वाली बहुत अच्छी है और इसको पहन के तुम बहुत अच्छे लगोगे, इतने अच्छे लगोगे, इतने अच्छे लगोगे कि लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे, इसको तुम पहनो। जमाल साहब को भी वो पोशाक बहुत पसंद आई, उन्होंने उसे पहन लिया। अब दोनों मित्र बन ठन करके मोहल्ले में घूमने निकले। अब जब निकले तो नसरुद्दीन साहब को सिर्फ उन्हें मिलाना ही नहीं था, उन्हें कुछ खाना भी था। तो वो अपने पहले पड़ोसी के पास ले गए अपने मित्र को और उनसे अपने मित्र का परिचय करवाया। ये मेरे मित्र हैं, जमाल साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं मुझसे मिलने, मैंने सोचा आप लोगों से भी मिलवा दूं। अब नसरुद्दीन साहब के पड़ोसी उनको देखकर बहुत खुश हुए। तब तक नसरुद्दीन साहब ने क्या किया, नसरुद्दीन साहब ने कहा, ये मेरे मित्र हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, जो पोशाक पहनी है, वो मेरी है। अब जमाल साहब को तो बहुत बुरा लगा, नाराज हो गए, और नाराज से भी ज्यादा तो वो शर्मिंदा हो गए, उनके ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन अब पड़ोसी के घर में बोले तो क्या बोले, कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही पड़ोसी के घर से निकले, वैसे ही उन्होंने नसरुद्दीन साहब पर गुस्सा होते हुए कहा, क्या है, तुम्हें अक्ल है कि नहीं, बुद्धि होती है कि नहीं, तुमने ऐसे कह दिया, मेरे वस्त्र पहने हैं, अब तुम्हारा पड़ोसी क्या सोचेगा, सोचेगा कि कैसा मित्र है इनका जिसके पास पहनने तक को कपड़े नहीं है। नसरुद्दीन ने कहा, ओ अच्छा ठीक, अब ये वाला वाक्य मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, इस बार माफ कर दो। जमाल साहब बोले, ठीक है, ध्यान रखना। बोले ठीक। अब आगे बढ़े, दूसरे पड़ोसी के पास पहुंचे। उनके दूसरे पड़ोसी का नाम था हुसैन साहब। क्या नाम था, हुसैन साहब। हुसैन साहब के घर गए। हुसैन साहब नसरुद्दीन को बहुत पसंद करते थे, नसरुद्दीन को देखकर खुश हो गए। जब नसरुद्दीन साहब ने कहा कि मेरे मित्र आए हैं और मैं उन्हें आपसे मिलवाने लाया हूँ, तो हुसैन साहब की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। खूब गर्मजोशी से, खूब खुश होकर, जोश के साथ उनके मित्र से मिले, उनका खूब स्वागत सत्कार किया। लेकिन कुछ देर के बाद फिर नसरुद्दीन साहब ने कुछ कह दिया। क्या कहा, ये जो मेरे मित्र हैं ना, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी ही है। जमाल साहब को फिर गुस्सा आया और हुसैन साहब सोचे, ये इनकी हो, उनकी हो, किनकी हो, मुझे क्यों बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जमाल साहब को बहुत बुरा लगा। उनके घर से जैसे ही विदा होकर के बाहर निकले, फिर बोले, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि अचकन मेरी है। तो नसरुद्दीन ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए बोला। बोले, तुमने बोला ही क्यों, झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी, और वहां तुमसे पूछ कौन रहा था कि ये कपड़े किसके हैं, किसी ने पूछा, तुम अपने ही बताए पड़े हो, इसकी है, उसकी है, मेरी है, तेरी है। नसरुद्दीन ने कहा, अच्छा माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगा, अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये लाइन भी नहीं मैं बोलूंगा। बोले, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब जब दोनों लौटने को हुए तो लौटते लौटते समय नसरुद्दीन साहब ने सोचा, चलो एक और पड़ोसी से मिला लेता हूँ, बस इसके बाद घर चलते हैं। तो अपने तीसरे पड़ोसी के पास गए मिलवाने के लिए। उन्होंने फिर परिचय करवाया, ये मेरे मित्र हैं और बहुत दिनों के बाद आए हैं, मैं इन्हें आपसे मिलवाने लाया हूँ। तीसरे पड़ोसी भी खूब खुश होकर उनका स्वागत किए। फिर नसरुद्दीन साहब से तो रहा नहीं जा रहा था अचकन को लेकर। फिर उन्होंने कहा, पता है, इन्होंने जो अचकन पहनी है ना,
अच्छा, उसके बारे में मैं कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा है। तीसरे पड़ोसी हक्का बक्का होकर देख रहे थे। मैंने तो पूछा नहीं कि कुछ कहो तुम। खैर आपकी मर्जी, मत कहो। लेकिन जमाल साहब अब तक भन्ना चुके थे, उनकी क्रोध की पराकाष्ठा हो चुकी थी और पैर पटकते घर वापस आए। अब नसरुद्दीन साहब इतने मूर्ख तो नहीं थे कि बार बार हर पड़ोसी से बताते चल रहे थे। क्यों बता रहे थे? वो अपने मित्र को ये शिक्षा देना चाहते थे कि जो आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहिए, रहने का प्रयत्न कीजिए, दूसरी की चीजों को देख करके लालच मत कीजिए। हम आपको भी ये शिक्षा, ये सब पाठ आपके पाठ्यक्रम में इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप भी इन्हें पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करें और आपके पास जो हो उसमें संतुष्ट रहिए। आत्म संतुष्टि की भावना अपने अंदर लाइए। आपको अधिक चाहिए तो आप उसके लिए परिश्रम कीजिए और ईमानदारी से उसे प्राप्त कीजिए, ना कि दूसरों की छीनिए, दूसरों की लीजिए, दूसरों का चुराइए, दूसरों से मांगिए। बिल्कुल नहीं। तो वो अपने मित्र को ये सीख देना चाहते थे कि अपने में आत्म संतुष्टि की भावना उत्पन्न करो, तभी तुम जीवन में सुखी रह सकते हो। आप भी बच्चों आत्म संतुष्टि की भावना उत्पन्न कीजिए, परिश्रम कीजिए और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे ईमानदारी से प्राप्त कीजिए, तभी आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। ये इस पाठ की सीख है। और याद रखेंगे उन्होंने अपने तीनों पड़ोसियों से क्या क्या कहा था। पहले पड़ोसी से कहा ये अचकन मेरी है, दूसरे से क्या कहा ये इन्हीं की है, और तीसरे से क्या कहा इस अचकन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूं तो अच्छा। याद रखिएगा, मैं पूछूंगी हुसैन साहब उनके तीनों पड़ोसियों में किस नंबर पर आते थे? हाँ, दूसरे नंबर पर। उन्होंने कुल कितने पड़ोसियों से मिलवाया? 3 पड़ोसियों से मिलवाया। अच्छा, हुसैन साहब और जमाल साहब के बीच में अंतर क्या है? दोनों का नसरुद्दीन से क्या संबंध है? क्या संबंध है? जमाल साहब नसरुद्दीन के मित्र थे और हुसैन साहब उनके पड़ोसी थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और उसके साथ और क्या करना है आप सबको पता है कि आप सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? पाठ की संख्या लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं और उसके पश्चात आप कठिन शब्दों का सुलेख करते हैं। तो इसमें कुछ शब्द आपको और भी कठिन लगे तो आप उन्हें भी लिख लें, लेकिन आप यहाँ मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, कुछ पर मैंने गोला लगाया हुआ है। ये इसलिए ताकि आप इसे देख करके अपने पुस्तक में इन शब्दों को चिन्हित कर लें, रेखांकित कर लें, अंडरलाइन कर लें, और इन सारे शब्दों जो बोले हैं वो भी है, जो रेखांकित है वो भी। और आपको ज्ञात है कि कैसे इस कार्य को करना होता है। आप पहले तीसरी कक्षा में कर चुके हैं, चौथी में भी 3 पाठ कर चुके हैं, तो आप इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ कुल जमा टोटल 3 बार 3 टाइम्स आप इसे लिखेंगे और बार बार इसे पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, ताकि आपकी उच्चारण शुद्धता बनी रहे और लेखन में भी शुद्धता बनी रहे। तो आपको इस पाठ को पढ़ लेना है। इस पाठ को आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगी। वैसे तो आपके पास अधिकांश बच्चों के पास पुस्तक होगी, यदि किसी के पास बाई चांस ना हो तो मैं इस पाठ को जैसा आप देख रहे हैं ऐसा ही इसे भेज दूंगी। अब इस पाठ में कठिन शब्दों के सुलेख के बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम आते हैं शब्दार्थ पर। देख रहे हैं शब्दार्थ, उसके बाद हम शब्दार्थ पर आते हैं। अब आप इन शब्दों को देखिए, विशेष रूप से देखिए, मैं इन्हें अलग तरीके से भी पूछ सकती हूँ। मैंने अभी अभी आपको पाठ को पढ़ाते समय आगत शब्दों की चर्चा की। आगत शब्द दूसरी भाषाओं के आए हुए शब्द हैं। तो इस शब्दार्थ में अधिकांश
ऐसे शब्द हैं जिन्हें शब्दार्थ के स्थान पे समानार्थक शब्द के रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्त, दोस्त हिंदी शब्द नहीं है, हिंदी रूप है इसका मित्र। गपशप बातचीत, मुलाकात भेंट, और मिलना भी लिख सकते हैं आप अर्थ के रूप में। मामूली साधारण, परिचय ये हिंदी शब्द ही है, लेकिन यहां से ऊपर से ये चारों शब्द आगत शब्द हैं। मैं पूछ सकती हूँ कि इन आगत शब्दों का हिंदी रूप लिखिए। बन ठन कर, सज संवर कर, गर्मजोशी, बड़ी खुशी या जोश के साथ, अन्य दूसरे ये हिंदी शब्द हैं। अन्य, स्वागत सत्कार, आवभगत करना, खास ये आगत शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण है विशेष। अक्ल बुद्धि, तुरंत, शीघ्र, घड़ों पानी पड़ना, ये शब्द ना होकर के एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शर्मिंदा होना। इसी पाठ में हम आगे मुहावरों पर भी चर्चा करेंगे और कुछ प्रसिद्ध मुहावरे हम लिखेंगे अर्थ के साथ और याद भी करेंगे, ताकि हम कभी कभार उनका वाक्यों में प्रयोग कर सके, बोलने में, लिखने में। माफी ये शब्द भी आगत शब्द और इसका हिंदी रूप है क्षमा। इस प्रकार आप के ये शब्दार्थ हैं। अब इन्हें आप बारंबार पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद रखेंगे, याद करेंगे। तो आपको इसमें देख रहे हैं ये सारे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं मुलाकात और बोलते हैं हम तो हिंदी बोल रहे हैं, जबकि हम अपने हिंदी में बहुत से दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते हैं मैम, मैं रोज स्कूल आता हूँ। मैम, मैं बुक लेके लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अब इसमें आपने हिंदी कहाँ बोला? मैं रोज आगत शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण है प्रतिदिन अर्थ। स्कूल अंग्रेजी से आया हुआ आगत शब्द है, विद्यालय। तो इस प्रकार ढेरों शब्द हैं वाक्यों में। जब हम कक्षा में इस पर चर्चा करते हैं तो बहुत आनंददायक होता है। और आप प्रतिदिन जो बोलते हैं आप उसमें से ढूंढिएगा ऐसे कितने आगत शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, उनकी एक सूची बना सकते हैं आप कि ये शब्द हैं जिनका हम रोज प्रयोग करते हैं, जबकि ये शब्द पूर्णतः हिंदी के नहीं हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि और आनंद आएगा आपको ढूंढ ढूंढ कर ऐसे शब्दों को जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं प्रतिदिन में। तो आप उन्हें ढूंढने का प्रयत्न कीजिएगा और इसे लिखिएगा, याद कीजिएगा। अगला आपका है विलोम शब्द। आपको विलोम शब्द दिख रहे हैं? यहाँ ये शब्द हैं और इनके विलोम शब्दों को आप यहाँ से ढूंढेंगे। देख रहे हैं बादल में मैंने बनाया है, तो ये बादल यहाँ से बरसते हुए यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पे रोक लीजिएगा। इसमें जानने योग्य विशेष क्या है? आप यहाँ देख रहे हैं दो दो शब्द, बाकी तो अकेले अकेले हैं 6 शब्द, लेकिन जो दो हैं इनमें दो दो शब्द दिए गए हैं। तो आप इसे दो अलग अलग शब्द मत मानिएगा। जहां तक आपका कॉमा होता है वहां तक एक ही शब्द है, स्लैश दे के दो है कि ये इनकी जगह जो आप यहाँ विलोम लिखेंगे इनकी जगह ये दोनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है। विशेष और खास, ये जो खास है ये आपका आगत शब्द है और इसका हिंदी रूप है विशेष। नाखुश, नाराज ये दोनों ही आगत शब्द हैं। हिंदी में हम इसे बोलेंगे क्रोधित, नाराज को। नाखुश को अप्रसन्न बोलेंगे। तो ये दोनों है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे ये खुश, आप तो देखकर ही पहचान गए होंगे इसका विलोम क्या होगा। इस जैसा कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो आप जब यहाँ लिखेंगे तो आप इन दोनों को लिखेंगे, जबकि जो सही है वो है मात्र खुश का नाखुश। किंतु आपके आयु वर्ग, आपकी उम्र और आपकी कक्षा को देखते हुए नाराज स्वीकार कर लिया जाता है।
इसलिए आप इसे दोनों प्रयास कीजिएगा कि आप नाखुश लिखें। किसी कारणवश आपको नहीं याद रहता है और आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो आप नाराज का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, मात्र अभी के लिए, आगे के कक्षाओं के लिए अनुमति नहीं होगी। तो जो आप अभी से प्रयास करें कि जो उचित है, जो सही है, आप उसका ही प्रयोग करना सीखें। ये वैकल्पिक अल्टरनेट है और विकल्प सदैव विकल्प ही रहता है, मुख्य शब्द के स्थान पर नहीं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब विलोम, आप प्रयास करें कि इसे आप भी, जैसे ये बादल बना, गुब्बारा, मटका, कुछ भी बनाकर उसमें इसे लिख लें, इसे उतार लें और बाद में अपने कॉपी में ही ऊपर से देख देख कर लिखें। आप जितना अति अनिवार्य हो उतना ही आप कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठें और प्रयास करें कि आप लेखन पुस्तिका में, कॉपी में लिख लें और बाद में उस कार्य को पूर्ण करें। अब अगला है आपका कारक चिन्ह। कारक चिन्ह मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है कारक। हमारे 8 कारक होते हैं और उनके ये चिन्ह होते हैं। इनकी उपयोगिता क्या है, क्यों होते हैं ये ना हो तो हमारा एक भी वाक्य सही नहीं होगा। क्यों? ये हम आप देखते हैं हर वाक्य में ने, को, से लिखा रहता है। वो कहते हैं राम ने सुधा से कहा, राम सुधा कहा, अब ने और से हटा दीजिए। वाक्य कैसा बना? बना क्या है? ये तो बिना जाने भी छोटा सा छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि मैम ये वाक्य गलत है। राम सुधा कहा, ये क्या वाक्य है? क्या कहा और कौन कहा, दोनों में से? तो हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं राम ने सुधा से। तो आप देख रहे हैं ने से 2 बार, एक से है पास का और दूसरा से है दूर के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बगल में लिखा ना अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से अलग होंगे तभी तो गिरेंगे, पेड़ पे लटके लटके थोड़ी गिर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर है साथ के लिए, मैं कलम से पकड़ के लिखता, फेंक के थोड़ी लिखते हैं। तो ये 2 से, एक पास का है और एक दूर का है। तो कारक चिन्हों से ही हम संज्ञा या सर्वनाम जो उनका क्रिया के, जैसे संज्ञा राम और सुधा संज्ञा थे, कहा क्रिया है, तो इन दोनों का हम जो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? तो उनके जोड़ने का जो फेविकॉल है वो कारक ही है। तो इसलिए कारक महत्वपूर्ण है। अब ये क्या है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन ऐसे नहीं बनता जैसे आम शब्दों का बनता, उनके आगे हम संख्या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे दिन, दिनों नहीं होता, सीधे हम दिनों नहीं लिख सकते, उसके आगे हम लगाते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और 6 से अधिक होता तो हम सप्ताह बोलते हैं, 7 दिनों का सप्ताह होता है। तो इस प्रकार से ये शब्द भी हैं जिन्हें हम सीधे इस प्रकार से बहुवचन नहीं बनाते हैं। जब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो कारक चिन्हों को लगा करके बहुवचन बनाते हैं। आप सामान्य रूप से बहुवचन बहुत बनाए हैं, इस प्रकार से आप नहीं बनाए हैं। इसलिए यहाँ मैंने कुछ शब्दों को ऐसा दिया है उनमें से चुनकर कि आप इस प्रकार से बहुवचन लिखें, कारक चिन्हों के साथ सावधानी रखें। अगर ये कारक चिन्हों को आपने हटा दिया और मात्र पेड़ों, सालों, दोस्तों, पत्थरों, पड़ोसियों, फूलों लिखा, शुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे और आज के कराए हुए सभी कार्यों को स्वच्छता पूर्वक अपने कॉपी में करेंगे, उतार लेंगे और बाद में बैठ करके आराम से कंप्यूटर स्क्रीन से अलग हट करके काम करेंगे। आशा करते हैं आप कार्य पूर्ण करेंगे। आपके स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अब अगली कक्षा में हम मिलेंगे। तब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें अपने परिवार के सदस्यों के साथ।